input tax credit in GST. The way the term input service and capital goods is being defined, it is stated that used or intended to be used in the course or furtherance of business. इतनी बड़ी वाइड डेफिनेशन दे दी थी, मुझे लगा था ये सारी क्रेडिट हमें दे देंगे, पर रियलिटी डिफरेंट है। आज तो क्रेडिट लेने का मतलब, अगर आपने सांप सीढ़ी खेला हो तो आपको याद होगा, क्रेडिट लेने का मतलब ऐसा लगता है कि यहां से आगे गए तो वहां एक सांप बैठा हुआ है, इससे आगे गए तो वहां एक सांप बैठा हुआ है। कभी कंडीशन देखो, कभी रेस्ट्रिक्शन देखो, कभी रूल देखो। कई बार तो लगता है आईटीसी दो ही मत, जीएसटी के रेट जो है उसको कम कर दो, कई बार तो ऐसा लगता है। लेट मी टेल यू, एनी thing which you're discussing in taxation system, ITC is soul of any taxation system, आत्मा है। लेकिन हमारे जीएसटी ने गुड एंड सिंपल टैक्स का नाम तो दे दिया, पर जो आत्मा है उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, उसमें कई बार ऐसा लगता है दे आर नॉट बिलिंग, उनको लगता है इसको क्रेडिट मिल कैसे गई, अच्छा क्रेडिट इस तरह से रोक लो। और डिपार्टमेंट तो आपको मालूम है, हमारे यहाँ भी दो पेरेंट्स हैं, एक पापा है एक मम्मी है। पापा हमारे सेंट्रल वाले हो गए, मम्मी हमारी एसजीएसटी हो गई। हम बच्चों की तो हमने आईटीसी ले कैसे लिया, इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और हम बच्चे हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम लेके दिखाएंगे और विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ लेके दिखाएंगे। बट दिस इज व्हाट द चैलेंज एज ऑन डेट। सो definition is too wide, but real implementation, lot of condition and restriction. If you go back to basic section 16 subsection 1 of CGST Act, वो बोलता है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 49। कल आपने बेसिक कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस स्टडी एंड एग्जांपल, दैट यू आर ए पर्सन एंड आपकी टर्नओवर मान लीजिए 20 लाख रुपए से नीचे थी। 1 अप्रैल को आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, 1 अप्रैल से। सो यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाली 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, एक सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन, आपने एप्लीकेशन डाली 6 मई को। जो 29 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन डाली, मान लीजिए 9 मई को आपको रजिस्ट्रेशन मिला डिपार्टमेंट से, और जो 6 मई को डाली वो भी मान लीजिए 9 मई को आपको मिला। अब आपको मेरे यस एंड नो में आंसर देना है आपको। पहला केस, द फर्स्ट केस, यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 अप्रैल, but you made an application on 29th April and got registration certificate on 9th of May. Please tell me, इस केस में ऐसा हो सकता है कि 1 अप्रैल से पहले आपने कई परचेज किए होंगे, जो आपके पास B2C की इनवॉइस आई होगी, सप्लायर रजिस्टर्ड होगा लेकिन उसने आपको जब इनवॉइस रेज की होगी तब आप रजिस्टर्ड थे नहीं, तो सारा उसने जीएसटी तो लगाया होगा लेकिन B2C की इनवॉइस थी। सो उस केस में अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको जो क्रेडिट लेना है वो रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिला 9 मई से, उसके बाद मिलेगा, पहला। सो आपको एक एक करके क्विकली आंसर देना है। सेकंड ऑप्शन ये होगा कि नहीं, मुझे 1 अप्रैल से मिलना चालू हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन सी रहेगा कि नहीं, आपको पुराना 1 साल का, प्रायर टू 1 अप्रैल 1 साल तक का जो आपका परचेज होगा उसकी भी क्रेडिट आपको मिल जाएगी। ए में मैंने आपसे कहा कि आपको 9 मई से,
बी में मैंने कहा 1 अप्रैल से, सी में मैंने कहा पुराना 1 साल एंड देन वे फॉरवर्ड। सो कौन सा ऑप्शन सही है प्लीज बताइए, ए, बी या सी? प्लीज टेल मी, ए, बी या सी? सो रवि ने एक आंसर दिया है। जिसको जो समझ में आता है, जिसको जो समझ में आता है। ओके, ओके, चलिए। ओके, जो स्टॉक में होगा वो मिल जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब आपको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन भी दिया और थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी किया। अब आपके आंसर अगर थोड़े धीमे आए तो समझ लीजिए अब आपने सोचना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब आपके पास आंसर बन नहीं रहा और आप माइंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने विद इन 30 डेज अगर एप्लीकेशन आपने कर दिया तो आपको 1 अप्रैल के बाद तो पूरी क्रेडिट मिलेगी, कोई डिनायल नहीं। बट पुराने 1 साल की क्रेडिट सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, किसी साथी ने लिखा भी था, वो भी मिलेगी। इनपुट एज सच, इनपुट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, इनपुट इन फिनिश्ड गुड्स लाइंग एज ऑन 31 मार्च। वो इनपुट सर्विस की बात नहीं करता। और कैपिटल गुड्स के लिए भी उसने एक डेफिनेशन बना दी कि 5% पर क्वार्टर का मैं डिडक्शन करूंगा, टू द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन उतना मैं क्रेडिट आपको दे दूंगा। सो सबमिशन एंड आंसर टू ऑल ऑफ यू कि मुझे पुराने 1 साल की इनपुट और कैपिटल गुड्स पे भी क्रेडिट मिल जाएगी। अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे एक चीज बताइए, ये मेरी बात पहले समझ में आ गई या नहीं आ गई? पोर्टल मुझे अलाउ करता है नहीं करता है मुझे कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बताइए मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस या नो कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब कोई जानबूझ के नो करेगा तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, फिर तो बेसिक क्लास कल हो गई थी, मैं तो टेस्ट ले रहा था आपसे। ऑल राइट, ऑल राइट, अब मेरी बात समझिए। अगर आपने 6 मई को अगर अप्लाई किया और 9 मई को आपको आरसी मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सो अब आपको क्रेडिट मिलेगी, हाँ या ना? और मिलेगी तो कब से मिलेगी? पहले पहले आप आंसर दे दीजिए। क्रेडिट मिलेगी, जो भी हमने डिस्कशन पहले वाले केस में किया, क्या वो इस केस में एप्लीकेबल होगा? हाँ या ना कीजिए, पहले ये कीजिए हाँ या ना। जो पहला हमने डिस्कस किया, आंसर इज बिग नो, बिग नो। अगर आपने विद इन 30 डेज एप्लीकेशन नहीं डाला तो अब आपको क्रेडिट 9 मई ऑनवर्ड्स ही मिलेगी, 9 मई से। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिन जिन का जो डाउट है, दे मस्ट गेट इट क्लैरिफाइड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? From 9 May onwards you will get the credit. So within 30 days is the criteria. So when you're trying to understand GST ITC, it is incomplete till the time you understand the other provision as well. So very much important. First basic one. Next one, next one. Let's say you have taken registration. मैं तो टेस्ट कर रहा हूं, I'm just trying to test कल बेसिक कितना पढ़ा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज कि कल हमने अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई की थी, टाइम पास हो गया हमारा। सो अब आपको फिर आंसर करना है इसके लिए। मान लीजिए आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया है और उस एक रजिस्ट्रेशन में 4 वर्टिकल है आपके। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, एफएमसीजी भी है, 4 वर्टिकल ऑफ बिजनेस है। तो चारों का रजिस्ट्रेशन आपने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, आपने वर्टिकल वाइज बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। एक रजिस्ट्रेशन में 4 डिफरेंट सेगमेंट आप रन करते हैं। अब आपका जो ई क्रेडिट लेजर होगा वो तो कॉमन हो गया चारों वर्टिकल के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जो कर रहा हूं उसका आंसर आपको यस और नो में करना है। मान लीजिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो क्रेडिट है
जो आपको मालूम है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की है, क्या ये क्रेडिट आप एफएमसीजी की लाइबिलिटी के लिए एडजस्ट कर सकते हैं? कैन यू डू दैट? यस और नो? इट इज इन वन रजिस्ट्रेशन, प्लीज टेल मी. So lot of yes, lot of no. Acha. Okay. Lot of yes and lot of no. All right. Acha. Whether chat is visible to all the participants, can I get an answer? Whether chat is visible to all the participants? Sir, most of participants are directly messaging you. They are sending you direct message. That's No, why no, it's no. not. No, no, it make it everyone so that we can watch democratic country. We can watch each other. Can it be made for everyone to watch it? Definitely, sir, definitely. रोहित, इसको चैट में नीचे जाके इसको कर दो आप. जी जी. टू एवरीवन कर दो. Yeah. So, whether done? Yeah. Done. Okay. Acha. All right. So my question is whether 101 utilization condition is applicable. This is the question I posted and I wanted you to answer it. Lot of you have given the answer 101 utilization karna padega, or lot of you have said no also. My answer is there is no condition for 101 utilization. Common credit agar aapka ban gaya in the course of furtherance of business, aapko wo credit is available for utilization for your liability. You need not require to look at 101 utilization. I hope I'm clear. Can I get yes? Ashish Maheshwari, thank you very much. Am I clear to all of you? Now, perfect, perfect. Now chat is visible to everyone. Again, someone, Rajesh Kumar Baid, is saying chat is not visible to everyone. Nahi hua bhaiya. A chat is visible, not visible as yet. Who is doing? Rohit is doing or Ravi is doing? Who is doing that? I want you should change the settings. The chat is visible to everyone. रोहित, चैट में नीचे जाओगे ना तो 3 डॉट हैं, उन पे क्लिक करोगे तो चैट टू एवरीवन कर दो. मैं एक बार सिस्टम मैंने बंद कर दिया था, मैं अभी खोल रहा हूँ. It is now done. Now done. Okay. All right. Thank you. Now what you need to keep to your mind. For availing ITC, we have to satisfy the condition. I said that no 101 nexus is required. I said that. But keep in your mind, there are 4 different vertical. If all are taxable, then there is no problem. No 101 nexus is required. But if some vertical you're having exempted supply, then you need to be careful. Then I'm giving you one thumb rule today. See what happened, there is rule 42 and rule 43 reversal. Rule 42 reversal for common input and input services. Rule 43 reversal for common capital goods pertaining to exempted supply. Then in that case, you should maintain a books of account. And it must be divided into 3 category, thumb rule, 3 category. Category A, if any input service and capital goods related to taxable supplies, take 100% credit for the availment. If any input service and capital goods, bucket B, related to exempted supply, don't take single penny credit.
Then bucket C got created, which is common input, input service, and capital goods. Therein you need to reverse common rule 42 and rule 43, meaning thereby bucket A के लिए rule 42 and rule 43 applicable नहीं होगा. I hope I'm clear. Say yes in a chat box. Say yes in a chat box. This part is clear to all of you. And bucket B, which is pertaining to exempted supply, वो तो क्रेडिट मैंने ली ही नहीं, तो क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं रिवर्सल की कोई बात करूं. सो बकेट सी जो मेरा कॉमन आईटीसी होगा, उसी के लिए रूल 42 एंड रूल 43 एप्लीकेबल होगा. अब मुझे एक और टेस्ट लेना है आप लोगों का. मान लीजिए आप लोग प्रोराटा रिवर्सल करना है आपको टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई. आप करते हैं अप्रैल से लेके मार्च तक करते हैं. वो प्रोविजनल नंबर्स होते हैं, प्रोविजनल नंबर्स. तो आपने पर मंथ रिवर्सल किया, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट आपने रिवर्सल किया है. मान लीजिए रिवर्सल आपने किया टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपीज एज्यूम, बट होना चाहिए था 1200 पे, यानी 200 रुपए पे आपको रिवर्सल और करना था, जो आपने नहीं किया. अब 31 मार्च आ गया, 22-23 के लिए 31 मार्च 2023 आ गया. आपके लिए लास्ट डेट क्या होगी फॉर रिवर्सिंग दिस कॉमन आईटीसी पर्टेनिंग टू रूल 42 एंड रूल 43? लास्ट डेट क्या होगी? प्लीज टेल मी. I want to understand from you for the reversal of rule 42 and rule 43. Please, मुझे डेट बताइए, लास्ट डेट क्या होगी. मुझे तो लास्ट डेट पता करनी है आप लोगों से. अभी तक मुझे चैट बॉक्स में, अब तो आप चैट बॉक्स देख पा रहे हैं. नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 1 or 2 participants, they have given the right answer. जस्ट एक या दो बंदों ने मुझे राइट आंसर दिया है. अब आप समझ लीजिए, जब मैं इस तरह की बात कह रहा हूं, when I'm saying so, it means 6 years of GST. हम कर क्या रहे हैं? It is 31st March 2023 for the financial year 22-23. यानी 20 अप्रैल को जो 3B आप भरेंगे ना, उसमें आपका 42-43 का रिवर्सल हो जाना चाहिए. I hope I'm clear now. Please say yes. अगर नहीं मालूम था, रजनीकांत ने कहा, मैंने कहा था सर ये वाली बात. तो रजनीकांत जी, मैंने आपका नाम ले दिया. देखिए, आप हैं तमिलनाडु से, आप स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, तो आपका आंसर भी सही था. बट देयर वर सो मेनी जिनको मालूम नहीं था, जिनको नहीं मालूम था. सो ओके. सो मनु दयाल ने भी कहा, मैंने भी कई बार कहा है, तो मनु को भी मैंने अप्रिसिएशन दे दिया. तो हम देखिए केस स्टडी कर रहे हैं आज, प्रैक्टिकल केस स्टडी, यानी बेसिक को एडवांस के साथ मिक्स, कॉकटेल एंड मॉकटेल. नेक्स्ट स्टेप्स लेते हैं. अब आते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 इज सेइंग दैट रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल क्रेडिट subject to such condition and restriction as prescribed. Now, section 16, subsection 2 is putting a condition which we need to satisfy for availing credit. तो हमने पहले 4 कंडीशन डाली, 4 कंडीशन. If any question is there, rest assured we will have open house question answer session. Rest assured हम करेंगे. अभी आप बस मेरे हिसाब से चलिए. राजेश कुमार बैद नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज में आ गए, मैंने अभी डिस्कशन किया ही नहीं है. वर्चुअल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मालूम है? हम 4 स्टेप्स कई बार आगे चले जाते हैं, या 4 स्टेप्स कई बार पीछे चले जाते हैं. राजेश जी, मैंने आपका नाम ले दिया, पर्सनल नहीं लेना है. सी, गो विथ मी, देन यू आर गोइंग विथ मी, राइट? उससे क्या होगा ना कि आपको, जब आपका क्वेश्चन मान लीजिए रह गया किसी रीजन से, मैं आंसर नहीं कर पाया ड्यूरिंग द सेशन, लास्ट में पूछिए, सो दैट मोमेंटम बना रहेगा. राजेश बैद साहब, पक्का ना? चलिए स्टार्ट करते हैं. लिसन टू मी, और जब मैं बोलूं तभी आपको चैट बॉक्स यूज करना है.
Listen very carefully. Initially, we started with 4 conditions. Just to repeat, yesterday it is being done, but to repeat, that as a buyer, as a recipient, you should have tax invoice. Second, you must have received goods or services. Third, your supplier. So for all discussion in today's presentation, I'm your supplier and you all are my buyer, recipient. Your supplier must have paid taxes. Section 16, subsection 2, clause 3. There may be a case कि आपने as a buyer supplier को तो पेमेंट कर दिया, supplier ने आगे जमा नहीं कराया. चैलेंज. सो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, बट कंडीशन तो यही है. फोर्थ, regularly filing GST return, right? Regularly filing GST return. Okay, let me check another. Regularly filing GST return किसके लिए है? सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के लिए या बोथ? बताइए, सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के लिए या बोथ? तो सचिन कह रहे हैं बोथ, कपिल कह रहे हैं बोथ. 6 साल 6 years ऑफ जीएसटी और कल बेसिक क्लास हमने कर ली है. दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर रिसिपिएंट buyer regularly filing GST return under section 39, which is GSTR 3B. देखिए, मैंने अगर कोई टेस्ट लिया तो क्यों लिया मालूम है? पढ़ा और फिर भी माइंड में रजिस्टर नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा. लेकिन आज अगर समझ लिया है ना तो इसको मिस नहीं करने का. रिसिपिएंट के लिए लिखा है प्रोविजन. Now, 5th condition got introduced from 1st January 2022. That whatever credit you are availing in 3B must be matched with GSTR 2B. GSTR 2B, 5th condition. कब से लगा? 1st January 2022 से. 6th condition कि जो 3B में आपने क्रेडिट लिया है वो आप 2B से मैच करेंगे, लेकिन 2B में देख लीजिएगा वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो. रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38. एंड दिस प्रोविजन गॉट इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1st October 2022. यानी 6 कंडीशन मैंने आपको बता दी. अब 6 रिस्ट्रिक्शन क्या है? वेरी क्विकली. Under section 38, which is substituted, first restriction, आपने किसी ऐसे सप्लायर से परचेज किया जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है. डिपार्टमेंट को लगेगा कि ये सप्लायर रिस्क प्रोन सप्लायर है, then they may restrict your ITC, buyer ITC, recipient ITC, कि आपने बिमल से क्यों ले लिया. आपको समझ में आ रहा है ना कि क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. इनके पास यही सब नियम कानून बन रहे हैं. सेकंड, इफ यू आर डिफॉल्टिंग इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड दैट डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. आपका सप्लायर डिफॉल्ट कर रहा है एंड दैट डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, आपकी क्रेडिट को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा. Second restriction. Third restriction. 1 और 3B में मिसमैच हो गया. सप्लायर का, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सप्लायर का, वो आपकी क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा. 4, 2B वर्सेस 3B में मिसमैच है सप्लायर का. Your credit going to be restricted, buyer's credit. 5th, the compulsory provision, rule 86B, कि आपको कंपल्सरली 1% ई कैश लेजर से पे करना है.
यू कांट यूज फुल यूटिलाइजेशन, नहीं कर सकते। थ्रेशोल्ड दे दिया 50 लाख विच इज 6 करोड़, उन्होंने बना दिया इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, बट कंडीशन इज मिनिमम 1 person मस्ट बी पेड थ्रू ई कैश लेजर। एंड छठवा उन्होंने कह दिया, अब तक तो यही समझ में आया है, आगे कुछ और समझ में आएगा तो और रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि इनको क्रेडिट नहीं देना है, इनको क्रेडिट नहीं देना है। नाउ दे आर स्लोली एंड स्लोली नोटिफाइंग द सेम, स्लोली एंड स्लोली नोटिफाइंग द सेम, बट अभी सारे रिस्ट्रिक्शन नोटिफाइड नहीं हुए हैं, स्लोली एंड स्लोली। तो मैंने 6 कंडीशन और 6 रिस्ट्रिक्शन आपको बता दिए। Say yes in a chat box कि हाँ सर, it is understandable to us. अब now we can start the case study. We can start the case study. Okay, yes. First case study. First case study. Here we are going to discuss all advance. All advance. Basic इसलिए समझा दिया जिससे framework तैयार हो जाए, then we can discuss the first one. We are getting lot of notices nowadays that credit availed in 3B is not matching with GSTR 2A. आप हैं, आपने 10 लाख रुपए की क्रेडिट 3B में ले ली, बट 2A में मान लीजिए 5 लाख रुपए आती है। 2A में 17, 18, 18, 19, 19, 20 आपने देखा है ना, भर भर के या सो कॉज नोटिस दे रहे हैं या आपको वो स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 61 ASMT 10 दे रहे हैं आपको। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इतनी नोटिस आ रहे हैं, आप पहले आंसर दे दीजिए, पहले आप मुझे बता दीजिए क्या आपको क्रेडिट तभी मिलेगी जब वो 2A में आ रही होगी? से यस और नो, वेदर यू विल गेट क्रेडिट ओनली व्हेन इट इज कमिंग इन 2A, से यस और नो। परफेक्ट परफेक्ट। एक बंदे ने इसमें कुछ धीरज है, धीरज ने कहा सर 2A से देखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं जिससे हमको चीजें समझ में आ जाएं, और आपको मैं आंसर, जो नोटिस आपके पास आई है, वट एवर नोटिस यू गॉट इट, स्क्रूटनी नोटिस और सो कॉज नोटिस, हाउ टू रिप्लाई द सेम। फर्स्ट पहले समझ ले 2A में आता क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम हुई। मैं सप्लायर हूं, आप मेरे बायर हैं, B2B सप्लाई थी, पर मैंने गलती से B2C दिखा दी अपने GSTR 1 में। आपके 2A में आएगा? से यस और नो, क्विकली यस और नो करते चलेंगे जिससे हमको सब समझ में आए कि हम सही कह रहे हैं। किसी ने फिर भी यस लिखा, यानी चैट बॉक्स अब तो खुला हुआ है ना सबको, अब सब देख भी पा रहे हैं चैट बॉक्स, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें एक दो बंदों ने यस भी लिखा, नहीं दिखेगा 2A में। मुझे आपका GST नंबर डालना था, पर मैंने डाल दिया पड़ोसी का। आपके 2A में आएगा? से यस और नो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने 3B से, सप्लायर ने 3B से टैक्स का पेमेंट किया है, बट 1 नहीं भरा, 1 नहीं भरा उसने। आपके 2A में आएगा? से यस और नो, नहीं आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई थी, दिल्ली टू महाराष्ट्र, IGST का मैंने इनवॉइस भी रेज किया, IGST सप्लायर ने पे भी किया है, बट 1 भरते वक्त गलती से उसने उसे इंट्रा स्टेट दिखा दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई उसने दिल्ली दिखा दी, होनी चाहिए थी महाराष्ट्र। 2A में आएगा? यस और नो? आएगा, यस, बट इनएलिजिबल। यानी देख लीजिए, आपके सब प्रोसेस को चेक करवा रहा हूं मैं कि आपने कितनी ऑडिट की है। 2A में आएगा बट इनएलिजिबल। थैंक यू। माधव ने कहा सर POS मिसमैच हो जाएगा, माधव ने ऐसा कहा। पूजा ने कहा यस, तो पूजा के लिए भी अप्रिसिएशन। आएगा बट इनएलिजिबल। दीपिका ने भी कहा मेरा भी नाम बोल दीजिए, दीपिका मैंने आपका नाम भी बोल दिया। अब लेकिन ये प्रॉब्लम किसने की थी? सप्लायर ने की थी। गलती किसने की थी? सप्लायर ने। अब आपके 2A में नहीं आ रहा,
नहीं आ रहा ना 2A में, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी क्या? जब भी आपके पास ऐसी नोटिस आए और स्क्रूटनी नोटिस आए, पहला काम क्या कीजिएगा मालूम है? फर्स्ट पॉइंट टू आंसर, say to the authority, sir, I need not require to match with GSTR 2A. There was no condition under section 16 subsection 2. Matching with 2B made compulsory only from 1st January 2022. यानी 2B से मैच तो करना है और 1 जनवरी 2022 से करना है, इससे पहले ना 2A ना 2B। पहला तो ये बोले प्रोविजन में नहीं है सर, वो बोलेगा रूल में है ना, रूल के अंदर आ गया था, तो आप उससे बोलिएगा सर रूल इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन दैट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन। बच्चा बाप को ओवरराइड नहीं कर सकता, प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज द फादर। एक्ट में होना चाहिए तब रूल की वैल्यू है, एक्ट में नहीं है तो रूल से आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फर्स्ट रिप्लाई, फर्स्ट रिप्लाई, पहले यस बोलते जाइए कि हाँ आप इस बात को समझ रहे हैं। आप ठीक है, मुश्किल है, देखेंगे, पहले आप समझते जाइए, ये वाली चीज मैंने बोली। अब दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, दूसरी चीज 2B से आपको मैच करना है, बट उसके लिए अभी हम थोड़ी देर में एक और बात डिस्कस करेंगे, बट आप ये मान के रखिए 2B से मैच करना है, वो भी 1 जनवरी 2022 से। अब मैं एक जजमेंट आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, द जजमेंट। कल आप लोगों ने भारतीय एयरटेल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया था। डिड यू डिस्कस यस्टरडे भारतीय एयरटेल जजमेंट? से यस एंड नो, यस एंड नो बताइए, कल आपने डिस्कस किया था या नहीं किया था? ओके, भारतीय एयरटेल आप लोगों ने नहीं किया। सो लिसन वेरी, तब आप ध्यान से सुनिए, फिर ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। व्हाट वाज द केस इन भारतीय एयरटेल for the period July 17 to September 17? भारतीय एयरटेल ने अपना 3B भरा, जुलाई 17 टू सितंबर 17 अपना 3B भरा, बट क्रेडिट अवेल नहीं किया। और क्रेडिट अवेल इसलिए नहीं किया कि 2A नहीं आया था उस टाइम पे। 2A आया ही था बिगनिंग ऑफ जनवरी 2019 में, यू आर अवेयर ऑफ। जुलाई 17 से सितंबर 17 में 2A नहीं था, तो उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि मेरे पास क्रेडिट कितनी है, हाउ मच क्रेडिट दे आर हैविंग। सो क्रेडिट का उनका लोचा था। तो जब 3B उनने भरा तो 923 करोड़ रुपया, 923 करोड़ रुपीज आउटपुट टैक्स दे हैव पेड थ्रू ई कैश लेजर। क्रेडिट से पे नहीं किया। क्रेडिट से पे इसलिए नहीं किया कि उनको नहीं समझ में आया कि उनके पास क्रेडिट कितनी खड़ी है। रीजन ये था कि 2A नहीं आया था। दिस इज द फैक्ट ऑफ द केस। अब भारतीय एयरटेल के मैनेजमेंट ने पकड़ लिया भारतीय एयरटेल के टैक्स मैनेजर को, बोला अरे बच्चे, तूने सारा का सारा पैसा आउटपुट टैक्स कैश लेजर से पे कर दिया। जब 2A आया अक्टूबर 2018 में, तो उन्होंने देखा उनके पास they were having more than enough amount, more than 923 crore rupees in their e-credit ledger for the period July 17 to September 17. तो बोर्ड ने पकड़ लिया, कहा तेरे पास क्रेडिट खड़ी थी, तूने क्रेडिट से पे नहीं किया, कैश से पे कर दिया। टैक्स मैनेजर बोलता है सर मुझे क्या मालूम, 2A आया नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास इतनी क्रेडिट थी या नहीं थी। They filed a writ petition before Delhi High Court. दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई और हाई कोर्ट में जाके भारतीय एयरटेल ने कहा मिलॉर्ड, जुलाई 17 से सितंबर 17 जो 3B मैंने भरा और 923 करोड़ रुपए जो मैंने ई कैश लेजर से पे कर दिए हैं, वो मैं क्रेडिट से पे कर सकता था मिलॉर्ड। देखिए मेरे पास पूरी क्रेडिट, बट मुझे मालूम पड़ी ओनली अक्टूबर 2018 में जब 2A आया।
मिलॉर्ड ये 2A लेके आए नहीं, ये मतलब समझ गए ना, ये मतलब डिपार्टमेंट वाले लेके आए नहीं, मुझे मालूम पड़ा नहीं, तो मिलॉर्ड गलती इनकी थी। अब चूंकि मेरे पास क्रेडिट थी तो अब मुझे 3B रिवाइज करने का मौका दिया जाए। मैं 3B रिवाइज करूंगा, जो मैंने कैश से पे किया है वो क्रेडिट से पे हो जाएगा, और जो कैश से पे किया वो आप मुझे रिफंड दे दो। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? से यस और नो, एक बार बता दीजिए यस और नो कि ये बात समझ में आ गई है फैक्चुअल। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय एयरटेल की बात मान ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने बात मान ली, बोला हाँ हाँ तू ठीक कहता है, 2A नहीं था, तुझे मालूम नहीं पड़ा, ये इनकी गलती थी। आप इनकी गलती थी तो तू 3B रिवाइज कर। डिपार्टमेंट कहां मानने वाला था? SLP फाइल टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट भारतीय एयरटेल। Now in Supreme Court, department arguing before the Lordship, Milord, once SSC, taxable person, has exercised the option, एक बार टैक्सेबल पर्सन ने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस है लेकिन फिर भी आपने अगर कैश से पे कर दिया, तो आप बाद में आके नाटक नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखिएगा, whenever you are filing 3B, make sure अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस है और आपने यूज नहीं किया, कैश से पे कर दिया, तो आप फिर बोले क्रेडिट मुझे वापस दे दो, रिफंड दे दो, कुछ नहीं, unless it is zero rated, unless it is zero rated, first part। दूसरा पार्ट डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू आर्ग्यूइंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मिलॉर्ड 3B was supposed to be revised within the time period. They didn't revise. Now this money which they have deposited, we have shared among both of us. हम दोनों ने बांट लिए हैं, हम दोनों समझ गए ना, सेंटर एंड स्टेट। ऑन ए लाइट एंड नोट, जो ममता बनर्जी को दे दिया वो वापस करेगी क्या मुझे? जो अरविंद केजरीवाल को दे दिया वो वापस करेंगे क्या मुझे? मिलॉर्ड नहीं नहीं, वो तो बांट चुके हैं मिलॉर्ड। अगर आपने इनको रिवाइज करने का मौका दिया तो गए हम काम से, वो सारा सिस्टम मेरा हिल जाएगा। सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग टू द भारती एयरटेल, अरे तुझसे किसने कहा था कि तू 2A के लिए वेट कर? हु आस्क्ड यू? 2A इज ओनली फैसिलिटेशन, कंडीशन तो है ही नहीं है। 2A is only facilitation, not a condition to avail credit. अब तुमने अगर क्रेडिट नहीं ली, नहीं यूटिलाइज की, तो अब 3B रिवाइज नहीं हो सकता। सो जब सुप्रीम कोर्ट भारतीय एयरटेल बोल रहा है कि 2A इज ओनली फैसिलिटेशन, तो ये महामहिम लोग इतनी नोटिस भारतीय एयरटेल को कोट करना है। पहले हाँ बोलिए कि हाँ सर, भारतीय एयरटेल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाँ 3B रिवाइज नहीं हुआ, लेकिन हेल्पिंग अस, वी आर गेटिंग इट, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। बैक टू बैक अभी केरला हाई कोर्ट के 2 जजमेंट आए, 2 जजमेंट, दिया एजेंसीज एंड हीना मेडिकल्स। हीना मेडिकल्स, तो किसी ने लिखा था कल, कोई दिया एजेंसीज की बातचीत आप लोगों के सामने हुई थी 2A वर्सेस 3B के लिए, कह दिया कि ये मिसमैच। हाँ आप देख लीजिए, हमने 4 कंडीशन सेटिस्फाई की या नहीं की। 4 कंडीशन क्या? एज ए बायर मेरे पास टैक्स इनवॉइस है या नहीं है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए या नहीं है, मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं है, एज ए रेसिपिएंट मैं रेगुलरली अपना GST रिटर्न भरता हूं या नहीं। सर्कुलर नंबर 183, सर्कुलर नंबर 193 यही तो कह रहा है कि भाई अगर 2A वर्सेस 3B नहीं मैच करता, 5 लाख से नीचे है, तुम सर्टिफाइड डिपार्टमेंट ऑफिसर के पास जाओ या डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 5 लाख से ऊपर है, सप्लायर के CA से सर्टिफिकेट ले लो। यही तो कह रहा है। Until 31 दिसंबर 2021 तक का उस सर्कुलर ने कहा कि प्रॉपर ऑफिसर को आपकी बात माननी पड़ेगी, भले ही 2A में नहीं आ रहा।
बस आपको सब्सटेंशिएट करना है, डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, उसको बोलना है भैया चेक कर लीजिए। आई होप आई एम क्लियर नाउ। Suncraft, Dhruv is also saying, okay. So am I clear to all of you? First of all, say yes कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे। चलिए, कमल ने आस्था इंटरप्राइजेस का नाम डाल दिया, इससे लेना देना ही नहीं था कमल। क्या कमल, कई बंदों के चेहरे देखना बहुत जरूरी है। डांटने का भी तो मन करता है मेरे को कि जिसका कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, उसको चेप दो। अभी नहीं, अभी मेरे साथ। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले आप लोग मेरी बात समझ गए हैं ना, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप्स लेता हूं। आपके सप्लायर ने मान लीजिए B2B सप्लाई B2C दिखा दी, जो आपके 2A में नहीं आएगी। आपके सप्लायर ने आपका GST नंबर डालना था, पर पड़ोसी का डाल दिया, आपके 2A में नहीं आएगा। तो जब 2A में नहीं आता तो मैं एक केस आपको सुनाता हूं कर्नाटका हाई कोर्ट का। हैव यू हर्ड ऑफ विप्रो इंडिया लिमिटेड? कल डिस्कशन हुआ था क्या विप्रो इंडिया लिमिटेड का? हैव यू डिस्कस दिस जजमेंट विप्रो इंडिया लिमिटेड? कल नहीं हुआ था, नॉट एन इश्यू। तो अब ध्यान से सुनिए, विप्रो में क्या हुआ। फॉर द 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920, विप्रो ने गलती से किसी दूसरे का GST नंबर डाल दिया, जो रिसिपिएंट के 2A में नहीं आया। अब आपने और हमने देखा होगा प्रॉब्लम क्या हो रही है GST में, कि 2A में नहीं आया। 17-18 याद कीजिए, 18-19 याद कीजिए। बायर भी हमारे पास कब आता है? जब टाइम पीरियड जा चुका होता है कि भैया ये 2A में नहीं आ रहा। 17-18 की नोटिसेस अब आ रही हैं और बायर बोलता है ये 2A में नहीं आ रहा। 22-23 में नोटिस आ रही हैं, बोलते हैं 2A में नहीं आ रहा, अगर ये 2A में नहीं आएगा तो ये पैसे में नहीं दूंगा आपको। सप्लायर से ऐसे ही बोल रहा है ना, से यस ऐसे ही हो रहा है ना, पूरा पैन इंडिया ऐसे ही हो रहा है ना, से यस ऐसे ही हो रहा है। एम आई क्लियर? प्लीज प्लीज आप लोग बताइए, से यस ऐसे ही हो रहा है ना। आप पैसा रोक के बैठ जाते हैं। अब ये सप्लायर पेमेंट ब्लॉकेज, विप्रो इंडिया लिमिटेड, एक छोटी मोटी कंपनी का नाम नहीं लिया मैंने, इसने गलती कर दी 1920 के लिए, और बायर ने बोल दिया भैया कि जब तक ये 2A में नहीं आएगा तब तक हम तुझे देंगे नहीं। अब विप्रो इंडिया लिमिटेड पहुंचा पोर्टल के पास। पोर्टल हमारे एक ही तो बाबा है आज की डेट में, GSTN बाबा। ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। पोर्टल पे गए, 1920 का ट्रांजैक्शन आप 22-23 में जाके अमेंड कर ही नहीं सकते। फॉर एनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और एरर, सेक्शन 37 आपको एक टाइम पीरियड देता है। पहले वो बोलता था सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, जो चेंज हो गया 30th नवंबर फ्रॉम 1st अक्टूबर 2022, राइट। 30 नवंबर 1st अक्टूबर 2022 से चेंज हो गया। अगर उस टाइम तक आपने रेक्टिफिकेशन करना है फॉर एनी ओमिशन और एरर, इट इज ओपन टू यू। लेकिन अगर आपने उस टाइम तक अगर रेक्टिफाई नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। यानी 19-20 का ट्रांजैक्शन 22-23 में तो हो ही नहीं सकता था। तो उसने एक टिकट रेज किया। टिकट, आप लोगों ने टिकट रेज किया है? टिकट सबने रेज किया होगा, से यस यस नो किया टिकट? आपने देखा होगा ना, टिकट रेज कीजिए, 24 घंटे में आता है रिजॉल्व। अब क्या रिजॉल्व हुआ मुझे नहीं मालूम, 24 आवर्स में आता है रिजॉल्व। मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया रिजॉल्व क्या किया तुमने। am I clear? कभी भी टिकट का सोल्यूशन यूजलेस है।
नील ने कहा यूजलेस है, एकदम यूजलेस है। मैं ऑफिसर से मिला, मैंने कहा सर थोड़ा सा ये मुझे वन अपना अमेंड करना है, 19-20 का अमेंड करना है 22-23 में। तो वो ऑफिसर बोलता है बिमल अब हम सबके बाबा एक हैं, GSTN बाबा, अगर इस पे नहीं हो सकता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली विप्रो फाइल द रिट पिटीशन। रीजन ये था कि बायर को क्रेडिट के लिए डिस्प्यूट कर दिया गया क्योंकि 2A में नहीं आ रहा। विप्रो इज आर्ग्यूइंग बिफोर द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, और 2-3 आर्गुमेंट लिए। अब ये 2-3 आर्गुमेंट अच्छे आर्गुमेंट थे, आप सुनिए। एंड दीज आर द आर्गुमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर, ऑल ऑफ अस टुगेदर मस्ट लिसन। ये 2-3 आर्गुमेंट आपको जरूर सुनने चाहिए। पहला आर्गुमेंट, मिलॉट, yes, I agree that we did mistake while filing GSTR 1. This mistake could have been rectified provided government has introduced the auto machinery provision, ITC matching and mismatching provision as envisaged under section 37, 38, 39, 42, 43, 43A, इतने सारे सेक्शन। उन्होंने कहा सर मैं ये गलती ठीक कर देता अगर इन ITC मैचिंग और मिसमैचिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर दिया होता। तो हाई कोर्ट ने कहा भाई मुझे तो समझ में नहीं आया, तुम बताओ ये मैचिंग मिसमैचिंग क्या आप ड्रामा कर रहे हो, आप मुझे बताओ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए क्या कहा। उसने कहा मिलॉट जब GST आया था तो इनने कहा था सप्लायर अपना GSTR 1/10 ऑफ नेक्स्ट मंथ भरे, जो मेरे बायर के रिसिपिएंट के 2A में आ जाएगा। अब बायर जो रिसिपिएंट है वो अपना 2 भरेगा, GSTR 2/15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो उसको 3 ऑप्शन दिए, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट। ऐड क्या करेगा, मान लीजिए आपका सप्लायर कोई ट्रांजेक्शन भूल जाए 1 में डालते हुए, आप ऐड कर दीजिए। मॉडिफाई क्या करेगा, वही GST नंबर गलत हो गया था ना, आप मॉडिफाई कर दीजिए। B2B B2C हो गया, मॉडिफाई कर दीजिए। डिलीट क्या करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन नहीं है, डिलीट मार दीजिए और 2 भरिए, GSTR 2/15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे ही आपने ऐड, मॉडिफाई और डिलीट किया और 2 भरा, वो मेरे 1A में, सप्लायर के 1A में आ जाएगा। अब सप्लायर को दिखेगा कि मेरे बायर ने ये करेक्शन किया है। अगर मैंने गलत GST नंबर डाला था और आपने करेक्ट कर दिया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैंने एक्सेप्ट किया 17th ऑफ नेक्स्ट मंथ और GSTR 3 भरा, वो ITC मैच, इमीडिएटली मैच। तो मैंने लॉर्डशिप को समझाया, लॉर्डशिप ये इनने इजाद किया था, ये ITC मैचिंग कॉन्सेप्ट इनने डाला था 37, 38, 39, 42, 43, 43 डाला, पर कभी इंप्लीमेंट नहीं किया मिलॉट। अब 1920 में मैंने गलती की, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा मिलॉट, मुझे तो मालूम ही 22-23 में पड़ा। अगर इनने ये इंप्लीमेंट कर दिया होता, एंड यू हैव टू, आपको सबको मेरी बात सुन के मुझे यस नो बोलना है, अगर इनने इंप्लीमेंट कर दिया होता तो मेरा ये अगले मंथ ही मैच हो जाता। एम आई राइट, से यस, हो जाता ना, हो जाता ना, ये मैच हो जाता ना, यस। चूंकि इनने नहीं इंप्लीमेंट किया, मिलॉर्ड रह गया, तो मिलॉर्ड इनकी गलती थी। सेकंड आर्गुमेंट लिया विप्रो इंडिया लिमिटेड, मिलॉर्ड एज ए सप्लायर मैंने तो टैक्स का पेमेंट कर दिया है, अब आप बायर को क्रेडिट नहीं देंगे तो ये एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्स नहीं हो गया मिलॉर्ड, अननेसेसरली प्रीजुडाइज्ड। एक आपने सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया, सप्लायर बेचारा टैक्स दे के बैठा हुआ है, जस्ट GST नंबर गलत डाल दिया ना। अब बायर को आप क्रेडिट नहीं देंगे तो अननेसेसरली प्रीजुडाइज्ड। डू यू ऑल एग्री, से यस और नो।
चैट बॉक्स में यस और नो, डू यू ऑल एग्री ये पॉइंट है या नहीं है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। फिर उनने एक वो सर्कुलर नंबर 183 दिखाया। 183 जो आया था वो 1718 और 1819 के लिए आया था, 1920 के लिए नहीं था। 1920 until 31 दिसंबर 21 के लिए आया 193, लेकिन जब कोर्ट में केस गया था तब 183 था। कोर्ट ने कहा भाई जब 183 में गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया है कि 2A वर्सेस 3B में ये प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आप फॉलो कर लो सेम सिस्टम। एंड दे हैव सेड यू कैन रिवाइज योर GSTR 1 बियॉन्ड द ड्यू डेट स्पेसिफाइड। आप अपना GSTR 1 रिवाइज कर लो बियॉन्ड ड्यू डेट, बिकॉज इट इज अननेसेसरली प्रिजुडाइज्ड। कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट, झारखंड हाई कोर्ट जजमेंट, एक जजमेंट मेरे अगेंस्ट में है, तेलंगाना हाई कोर्ट, याकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनने भारतीय एयरटेल रिलाई कर लिया। उसमें था ना कि अगर आपने रिवाइज बियॉन्ड ड्यू डेट कर दिया, हम तो बांट चुके हैं। उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए उन्होंने भारतीय एयरटेल को रिलाई कर लिया। सो तेलंगाना हाई कोर्ट अगेंस्ट मी, बट लॉजिकली एंड रीजनेबली आपने ITC मैचिंग प्रोविजन को इंप्लीमेंट नहीं किया था गवर्नमेंट ने। So they have to really understand it would be unnecessarily prejudice कि एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार आप टैक्स ले लेंगे। सप्लायर दे चुका है, बायर को आप क्रेडिट नहीं देंगे, unnecessarily prejudice, unjust enrichment. I hope I'm clear to all of you. Say yes. Am I clear to all? पहले yes बोल दीजिए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। You say yes कि हाँ मेरी बात समझ में आ गई है, कि आप मेरी बात समझ गए हैं। Perfect. ये मेरी ऑडियंस आज बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है कि हाँ सेमीफाइनल यहाँ हो रहा है। वैसे बाय द वे वहां पे क्या क्लियर है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, हम किससे भिड़ने वाले हैं? इंडिया किसको हराने वाली है? सो व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, अच्छा 6 विकेट से जीत गई, ओके तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। हमारे लिए कोई भी हो, हमें जीतना है, भारत को जीतना है, इंडिया को जीतना है। ओके ऑल राइट, चलिए चलिए। नाउ लिसन, अब मैंने आपको ये वाला पार्ट भी समझा दिया। अब 2B से मैच करना है, राइट? करना है या नहीं करना? पोस्ट 1 जनवरी 2022 मैच करना है या नहीं करना? 3B में क्रेडिट लेंगे, मैच करेंगे नहीं करेंगे? यस और नो, यस और नो। अब तो करना है, अब तो बिल्कुल करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, 2B इज नॉट सैक्रोसेंट, 2B इज नॉट सैक्रोसेंट। अच्छा, आप लोगों में बहुत सारे लोग रिटर्न भरने का काम करते होंगे, GST रिटर्न। क्लाइंट हम लोगों को पैसा भी देना नहीं चाहता। क्लाइंट बोलता है बिमल जी करते क्या हो आप, ये तो मैथमेटिक्स है, मैच ही तो करना है आपको, आप कर क्या रहे हो? उस क्लाइंट को आपको समझाना पड़ेगा मैं बहुत कुछ करता हूं रे भैया, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है। एक एग्जाम्पल लेता हूं कि 30 सितंबर को मैंने एक इनवॉइस रेज की दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए। मैंने अपने 1 में चढ़ा दी, जो आपके 2B में भी आ गई, आपके 2B में आ गई सितंबर में, पर आपको माल मिला 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर आपके 2B में आ गई है। आप सितंबर में क्रेडिट ले लेंगे, यस और नो? प्लीज ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। टिल द टाइम गुड्स रिसीव्ड, टिल द टाइम गुड्स रिसीव्ड आप नहीं ले पाएंगे। सो 2B से मैच करना है, लेकिन बट अदर कंडीशन भी चेक करने हैं। कई बार 2B में नहीं आ रहा, कई बार 2B में नहीं आ रहा, तो क्या मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स IGST पे करते हैं, आइस गेट से GSTN पोर्टल पे डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ तो क्रेडिट नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी। RCM की लायबिलिटी है, 2B में नहीं आया, मैंने पे किया, मुझे क्रेडिट मिलेगी। 2B सैक्रोसेंट है, बट सब्जेक्ट टू मैं इतना काम करता हूं, क्लाइंट को यह बताना है, और फीस भी ऐसे ही लेनी है। आई होप आई एम क्लियर,
I hope ISD ITC Manu ने भी कहा. Manu agreed. Am I clear to all of you? So this is the one part of the story. Come to the second part of the story. हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग फास्टर बट गोइंग इन अ पेस वेयर आई कैन गेट यू मैक्सिमम. 2 केस स्टडी और करेंगे तब तक 10 बज जाएंगे, लेकिन दोनों केस स्टडी जबरदस्त करेंगे. मतलब ऐसा करेंगे कि आप बोलो कि सर 2 घंटा और. अब वो 2 घंटे के लिए तो बाद में बात करेंगे, लेकिन करना ऐसे ही है और आपको भी एंजॉय ऐसे ही करना है. सो आर यू ऑल रेडी? मैक्सिमम 40 मिनट्स, 2 केस स्टडी, बड़ी बड़ी केस. एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी. आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? ओके, चलिए ध्यान से. सो आई वांट ईच वन ऑफ यू to focus and dedicate yourself. I'm your supplier. And you all are my buyer, recipient. मैंने 10 लाख की इनवॉइस रेज की, 18% का IGST चार्ज किया. आप भले मानस हैं, आप सब भले मानस हैं, अच्छे बन के व्यक्ति हैं. आपने मुझे पेमेंट भी कर दिया. मैं वो सप्लायर हूं कि आपसे पेमेंट ले लिया और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया. आपको क्रेडिट मिलेगी? से यस और नो. आपको क्रेडिट मिलेगी? यस और नो. ITC मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ या ना? ओके. आप लोग अपना जजमेंट दे सकते हैं, दिल खोल के दे सकते हैं कि हाँ, जजमेंट दे सकते हैं. मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ या ना? चलिए, परफेक्ट. अब आप लोगों ने जजमेंट दे दिया है. अब आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, मैंने कह दिया, अगर मजा नहीं आया पैसा वापस. अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस. चलिए डिस्कस करते हैं एक के बाद एक. सी, प्री GST में भी ये डिस्प्यूट होता था. प्री GST में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ के इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट सैनवेट में मिलती थी. सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फॉर फॉल्ट ऑफ सप्लायर ऑफ नॉन पेमेंट कैन नॉट बी ए कंडीशन कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. इन आवर फेवर. Under VAT regime, we got the maximum High Court judgment in our favor, including Delhi High Court, Arise India. SLP was filed against Arise India in Supreme Court, which was dismissed. Nothing was discussed on merit, but maximum High Court judgment in our favor, except Bombay High Court. Mahalakshmi Cotton case. यानी VAT में भी सारे जजमेंट मेरे फेवर में हैं. अब हम GST में आ जाते हैं. GST में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, DY Bethel Enterprises. DY Bethel, Madras High Court, Madurai Bench. DY Bethel Enterprises. Listen, this judgment is very important and very interesting one. Issue was, and this is the point raised before the honorable bench. Milord, department wanted me, buyer, recipient, to reverse credit, that too along with interest and penalty. वो बायर के पास जाके बोलते हैं, तू रिवर्स कर इंटरेस्ट के साथ और पेनल्टी के साथ. क्यों? क्योंकि तेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया. Now this petitioner, DY Bethel, arguing before Madras High Court and saying, my lord, please listen my submission. And these submissions are important for all of us together. First, my lord, this GST department has given GST registration to both of us, supplier and recipient. हम दोनों को देने वाला डिपार्टमेंट ही है. ये मेरे पास ही क्यों आते हैं सर? इन्वेस्टिगेशन, सर्च, इंक्वायरी मेरे अगेंस्ट में क्यों? ये बिमल को क्यों नहीं पकड़ रहे जो डिफॉल्टर है?
बिमल को भी तो रजिस्ट्रेशन इन नहीं दिया है मिलॉर्ड। आर यू ऑल गेटिंग इट? सप्लायर से कुछ नहीं कहना, मेरे पास आ जाओ। मिलॉर्ड इससे बोलिए तो सही है, सप्लायर को भी तो पकड़े। आई होप आई एम क्लियर। पहले यस बोल दीजिए आप लोग। एक मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। नॉन एग्जिस्टेंट, रजिस्ट्रेशन, कैंसिल विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट, सब डिस्कस करूंगा, बट आपको मेरे साथ वन बाय वन स्टेप पे चलना है। तो ये आर्गुमेंट हुआ। दूसरा आर्गुमेंट, मिलॉर्ड, अनदर आर्गुमेंट, the dispute pertaining to 1718 and 1819 when 2A was not available, मिलॉर्ड मैंने तो सप्लायर को दे दिया, 2A आया ही नहीं था। मुझे तो मालूम ही नहीं है मिलॉर्ड कि सप्लायर ने टैक्स का पैसा ले लिया और जमा नहीं कराया। मेरे पास कौन सा विंडो था? 2A था ही नहीं मिलॉर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, lex non cogit ad impossibilia. You cannot compel a person to do something impossible as a buyer, as a recipient. आपको तो मालूम ही नहीं था कि जब तक 2A नहीं आया था कि बिमल ने पैसे लेने के बाद भी जमा नहीं कराए। Am I right? Say yes or no. Yes or no कीजिए। So doctrine of impossibility, settle legal jurisprudence. आप पहले हाँ कीजिए कि हाँ सर, हम आपकी बात से सहमत हैं। We are agreeing to it. Right? चलिए, अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं। अब तो 2A आ गया है ना, आप विथ कन्विंसिंग फैक्टर बोल सकते हैं कि 2A आ गया है, आपको मालूम है कि आपका सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया है। से यस और नो कह सकते हैं क्या कन्विंसिंगली? प्लीज से यस और नो कह सकते हैं क्या? नहीं सर, इट इज नॉट मैच इनवॉइस वाइज, इट इज नॉट मैच इनवॉइस वाइज, नहीं बोल सकते। Then doctrine of impossibility is still existing today, even after पहला आर्गुमेंट था 2A नहीं था, अब आर्गुमेंट है 2A आने के बाद भी इनवॉइस लेवल पे मैचिंग नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। हम करेंगे, थोड़ा सा मेरे साथ माधव चलते रहिए, हम धीमे धीमे करेंगे। तो पहले आपने इस आर्गुमेंट को सुना। Then Honorable Madras High Court has given favorable judgment to the petitioner, saying that unless you take action against the defaulting supplier, you can't demand reversal from the buyer, from the recipient. जजमेंट तो यही होना चाहिए, बट थोड़ा सोचें तब तक पटना हाई कोर्ट का जजमेंट। आस्था इंटरप्राइजेज, सबको मालूम है, आस्था इंटरप्राइजेज में उन्होंने कह दिया कि अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला, बिमल की वजह से नहीं मिला, सप्लायर की वजह से नहीं मिला, मैं बायर को क्रेडिट नहीं दूंगा। पटना हाई कोर्ट ने तो ऐसी ऐसी बातें कही जो मुझे लगता है वी आर सपोज टू पिक अप दोज पॉइंटर्स टू फाइल SLP बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पटना हाई कोर्ट कहता है कि मैं सप्लायर के पास जाऊं ही क्यों, ये कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट है, सप्लायर ने नहीं दिया तो हम आपको नहीं देंगे। आप जाके सप्लायर से चेक करो कि सप्लायर ने जमा कराया या नहीं कराया। अब आप सोचिए आप कितने सप्लायर के पास जाएंगे, बिजनेस करें या यही चेक करें, बिजनेस करें या यही चेक करें। तो ये डिपार्टमेंट वाले फिर क्या करेंगे? अगर मैंने ही बिजनेस करना है, मैंने ही चेक करना है, तो व्हाट इज द ओनस ऑन डिपार्टमेंट देन? ये सिस्टम आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पटना हाई कोर्ट ने इतना भी कह दिया कि डबल हो जाएगा, कि आपको क्रेडिट नहीं मिली और सप्लायर को आपने पेमेंट कर दिया है, ये तो डबल बेमी हो जाएगा। हमें सब आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कह दिया इन सबसे कोई लेना देना नहीं। बट आई एम सेइंग इट इज नीड टू बी टेस्टेड एंड आई एम टेलिंग यू ऑन व्हाट ग्राउंड इट कैन बी टेस्टेड, विच इज वे फॉरवर्ड। अब पहले मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, अच्छी तरह से सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ये रिवर्सल मांगते हैं हमसे, राइट? अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो
बायर से बोलते तू रिवर्स कर। रिवर्सल का कहां प्रोविजन है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। रिवर्सल का कोई प्रोविजन है क्या? तो एक सेक्शन है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, एंड ये जरूर नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, नोटिफाइड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, प्रोस्पेक्टिवली नोटिफाइड। प्रोस्पेक्टिवली नोटिफाइड है वो, प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, 41 सबसेक्शन 2 क्या कहता है मालूम है? ध्यान से सुनिए क्या कहता है। वो ये कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with इंटरेस्ट। और जब आपका सप्लायर पे कर दे तब आप क्रेडिट अवेल कर लीजिए। 41 सबसेक्शन 2 इतना ही कहता है, यानी रिवर्सल की बात करता है। बट इट इज ए प्रोस्पेक्टिव क्लॉज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। पहले आप समझ लीजिए, सारी चीजें एक के बाद एक करेंगे। ये 41 सबसेक्शन 2 ने कहा। एक रूल 37A आया, रूल 37A, नोटिफाइड फ्रॉम 26 दिसंबर 2022, 26 दिसंबर 2022 से आया रूल 37A। अब रूल 37A है क्या, पहले ध्यान से सुनिए, फिर मैं 41 सबसेक्शन 2 पे आऊंगा और फिर सारी चीजों को कंक्लूड करके अपना आपको व्यू भी दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। सो ओपिनियन एफओसी, एफओसी है तो नो जीएसटी, पर दूंगा जरूर। ध्यान से सुनना है। 37A ने क्या कहा, मान लीजिए अब श्रुति ने वीडियो ऑन कर दिया है, यानी श्रुति अब तक वीडियो ऑफ करके बैठी हुई थी। श्रुति अभी भी या कई वर्चुअल का सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या मालूम है? स्पीकर के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो बेचारा ध्यान रखना पड़ेगा सब है कि नहीं है, गए तो नहीं, उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों को क्या फायदा मालूम है? ठीक है यार, ये बात समझ में आती है सुन ले, नहीं समझ में आती बंद कर। हाँ मम्मी क्या बोल रही हो, हाँ तुम क्या सुन रही हो, तो सब चल रहा होता है। नहीं सर, आई होप आप लोग मेरे साथ है ना। आर यू ऑल विथ मी? सो मोहित बोल ये रहे हैं सर, सर सब अटेंडेंस लगा के रखे हैं। नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू। चलिए 1000%। किसी ने कहा सर हम 1000% आपको सुन रहे हैं। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, भगवान के मंदिर में भगवान आपसे बात करें चाहे ना करें, लेने के लिए आपके पास है, आप ही को लेना है। वो आपको घर में जाके नहीं देके आएंगे। आप सोचे आपके घर में जाके देके आएंगे, नहीं। ये मौका आपको हमेशा नहीं मिलेगा। जब आपको ये जो इंटरेक्शन का जो मौका मिलता है विदाउट पीपीटी, ये जो इंटरैक्टिव काइंड ऑफ जो डिलिब्रेशन मैं करना चाहता हूँ, 101 आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जो चीजें हैं ना, ये तभी मिलेंगी जब आप जुड़ेंगे। नेटवर्क में जरा भी डिस्टरबेंस हुआ, मोबाइल में बातचीत नहीं आती, आपने देखा है ना। सो नेटवर्क का जुड़ना बहुत जरूरी है। सो रूल 37A, notified from 26 December 2022। अब रूल 37A कहता क्या है, पहले ध्यान से सुनिए। और प्रोस्पेक्टिव है, ये प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये कहता है, मान लीजिए 1 मई 2022 की इनवॉइस है मेरी, 2022 पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। मैंने आपको रेज की 10 लाख आईजीएसटी। आप भले मानस हैं, आपने मुझे 30 मई को पेमेंट भी कर दिया। अब मैंने आगे जमा नहीं करा है, तो रूल 37A ये बोलता है कि अगर आपका ये सप्लायर 30 सितंबर 2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक ये पेमेंट कर दे, तो जो आपने क्रेडिट ली हुई है वो ठीक है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी 1 मई का इनवॉइस आपके सप्लायर ने अभी तक पे नहीं किया था, 2022,
कंडीशन रख दी कि आपका सप्लायर 30 सितंबर 2023 तक पेमेंट कर दे। अगर सप्लायर ने 30 सितंबर 2023 तक 3B के जरिए पे नहीं किया, अब आपको रिवर्स करना है। और कब रिवर्स करना है? 30 नवंबर 2023 को। 30 नवंबर 2023 को। अब इसमें इंटरेस्ट का डिस्प्यूट आ रहा है कि इंटरेस्ट लगेगा क्या। मेरी इंटरप्रिटेशन टू फोल्ड है। फर्स्ट, अगर 30 नवंबर को आप रिवर्स कर देते हैं बायर, तो नो इंटरेस्ट। 30 नवंबर तक आपने नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। पहली इंटरप्रिटेशन मेरी। और दूसरी इंटरप्रिटेशन, हाँ, ये क्रेडिट जो मैंने लिया वो रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट होगा, क्योंकि सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है, रॉन्गली अवेल्ड होगा। लेकिन अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया उस क्रेडिट को, सो रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट बट नॉट यूटिलाइज्ड, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट जुलाई 1, 2017 से, यानी ये प्रोविजन आज के लिए नहीं कह रहा मैं। अगर आपने कोई भी क्रेडिट गलत ले ली है जो रॉन्गली अवेल्ड है बट यूटिलाइज नहीं किया, और आप उसको रिवर्स करते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव डेट जुलाई 1, 2017। एम आई क्लियर? पहले आप ये चीज बता दिए। दो जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताई, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस कि हाँ, ये बात सर समझ में आ गई है, नहीं लगेगा। एक टेस्ट लेना है आप लोगों को, क्योंकि मैं बोले जा रहा हूं तो मुझे एग्जाम तो लेना है कि मेरी बात कितनी समझ में आई। मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट गलत ले ली और यूटिलाइज भी कर ली, अब इंटरेस्ट तो लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 18% और 24%। 18% और 24%। मैक्सिमम आंसर। अच्छा, अब चैट विजिबल है सबको, राइट? चैट विजिबल है सबको, राइट? कुछ लोग फिर भी गलती Yes, sir. कर रहे हैं, यानी इट इज 18%, नॉट 24%। 18%। अगर 24% पे आपने दे दिया है तो रिफंड लीजिए 6% का। सो प्लीज बी क्लियर ऑफ। तो ये वाला पार्ट मैंने कर लिया। अब 30 नवंबर तक आपको रिवर्सल करना है, 30 नवंबर तक। अब मान लीजिए आपके सप्लायर ने 1 अप्रैल 2024 को पेमेंट किया, ये वाला 24। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, जिसको आपने रिवर्स कर दिया था 30 नवंबर को, अब अप्रैल 24 में सप्लायर ने पेमेंट कर दिया, आपको क्रेडिट मिल जाएगी? टाइम लिमिट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। 22-23 की टाइम पीरियड तो गया, क्रेडिट मिल जाएगी? प्लीज टेल मी यस और नो। इतना ही करना है, यस और नो। 100%। रीअवेलमेंट के लिए नो टाइम लिमिट। एक ही लाइन याद रखनी है, जब भी आपको रीअवेल करना हो, नो टाइम लिमिट। अब एक चीज मैं आपको और इसमें एक ओपिनियन दे देता हूं। मान लीजिए कई बार क्रेडिट आपको लगता है कि डाउटफुल है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, डाउटफुल है, तो सबसे पहला काम कीजिए, उसको अवेल कर लीजिए, जिससे आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। फिर रिवर्सल मार दीजिए, फिर रिवर्सल मार दीजिए और उसको रिक्लेमेबल में डाल दीजिए, टेबल 4B2 GSTR 3B। और जब आप कंफर्म हो जाए तो उसे रीअवेल कीजिए, और रीअवेल के लिए नो टाइम लिमिट।
सो यानी एक ये है कि मुझे डाउटफुल लग रहा है, मैं लूं या ना लूं। अगर नहीं लिया और टाइम लिमिट चला गया तो वो तो गया। डाउटफुल है, ले लीजिए, रिवर्स मार दीजिए, रिक्लेम में डाल दीजिए, और जब कंफर्म हो बिंदास लीजिए विद नो टाइम लिमिट। आप बताइए, ये एक जनरल डिस्कशन था, बट आई होप यू गॉट माय पॉइंट। एम आई क्लियर टू ऑल? से यस कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ गई है, से यस कि हाँ सर पक्का समझ में आ गई, एग्जैक्टली हमको ये बात समझ में आ गई। अब मैंने ये वाला पार्ट कर लिया, अब वापस लौटते हैं, वापस वापस। हाँ, रवि का कहना सही है। रवि ने कहा कि सर एक्सपेंस में, मैंने कहा रिक्लेम में डालना। रवि मैंने वर्ड यूज किया था, रवि मैंने नहीं कहा था एक्सपेंस में डालो। अगर एक्सपेंस में ले लिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। रवि एम आई क्लियर? ओके, चलिए अब आइए, अब आप लोग मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ना बैक पुराने पीरियड के लिए 17, 18, 18, 19, 19, 20, पुराने पीरियड के लिए ये हमसे रिवर्सल मांग रहे हैं, मांग रहे हैं ना। जजमेंट आस्था इंटरप्राइजेज मेरे अगेंस्ट में भी आ गया है, तो मैं क्या आर्ग्यू करूंगा मालूम है आप कोर्ट में? क्या आर्गुमेंट करने वाला हूं कोर्ट में मालूम है? मैं कहूंगा मिलॉर्ड, आप मुझे सेक्शन बता दीजिए किस सेक्शन में मुझे रिवर्सल करना है। ऑफ कोर्स 41 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 37A। 41 सबसेक्शन 2 कब आया? 1 अक्टूबर 2022 से। आई एम डैम श्योर ये डिपार्टमेंट वाले अब कोर्ट में जाके यही आर्ग्यू करने वाले हैं, मिलॉर्ड 41 सबसेक्शन 2 में रिवर्सल का प्रोविजन आ गया है, अब इनको रिवर्स करना पड़ेगा बायर को। और मैं कोर्ट में जाके क्या कहने वाला हूं मालूम है? ध्यान से सुनना है। मैं कहूंगा मिलॉर्ड आई एग्री ये प्रोविजन आ गया है रिवर्सल का, बट मिलॉर्ड ये भी तो अप्रिशिएट कीजिए ना, यानी 1 अक्टूबर 2022 से पहले ऐसा कोई रिवर्सल का प्रोविजन नहीं होता था मिलॉर्ड। अगर होता तो ये प्रोविजन लाने की क्या जरूरत थी? अगर होता तो ये लाने की जरूरत क्या थी? अब ये आया ही प्रोस्पेक्टिव है, तो मिलॉर्ड आप पुराना मुझसे रिवर्सल नहीं मांग सकते, आप तो उस डिफॉल्टिंग सप्लायर को पकड़िए। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की नोटिस जो भी आपको इशू करनी है फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट, आप डिफॉल्टिंग सप्लायर से पकड़िए। ओनली 1 अक्टूबर 2022 के बाद आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई रिवर्सल का प्रोविजन है, अब तुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आई? से यस और नो, से यस और नो। मेरी बात समझ में आ गई है तो से यस और नो, और स्ट्रांगली चलिए बिग यस। तो यानी मैंने आपको एक ये वाला आर्गुमेंट जो है ये मेरा वी नीड टू, और ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है जिसको हम कल की डेट में सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कोर्ट में। वी कैन ऑलवेज से अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग। तो मैंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी रेड विथ सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 37A आप सबके सामने डिस्कस कर लिया। अब आता हूं लास्ट डिस्कशन फॉर द डे। करना बहुत कुछ चाहता हूं, रात का वक्त है, आपको भी अब खाना पीना है, डिनर करना है, तो लास्ट वाला थोड़ा हॉट टॉपिक दे देता हूं, क्योंकि खाना खाते वक्त आपको मजा आना चाहिए, खाना खाते वक्त आपको लगना चाहिए कि हाँ ये एक मजा वाला है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जिसपे हम सब की आज हम सब चाहते कुछ तो मालूम पड़े। अनूप भट्टाचार्य जी, दादा सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 ये तो एक्ट का प्रोविजन है, इसको अल्ट्रावायस कैसे बोलते हैं? रूल कैन बी अल्ट्रावायस, बट यू हैव टू प्रूव व्हाई दिस सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 यू आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, नॉट एन इशू, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेशन फॉर द डे। टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट इन जीएसटी।
we all know. Initially, it was earliest of to date. I need 5-10 minutes more attention. 5-10 minute मजा आएगा, 100% आएगा. And I'm going to give you the good food. Believe me, आप जो घर पे खाना खाएंगे, मैं proper आपको butter and milk देने वाला हूँ. So listen this last case study. अच्छा, अब before I move, एक बार पूछ लूं आप लोगों से. अब तक तो ठीक है ना? अब तक तो जितना बताया उतना सब माइंड में गया है ना आपके? अगर गया है तो लास्ट वाला ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है, लास्ट वाला. ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट वाला. इनिशियली सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बोलता था अर्लीस्ट ऑफ टू डेट, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न under section 39 3B for the month of September following the end of relevant financial year. Am I right? So September का return normally 20 October को जाता है, और date of furnishing annual return which is by default unless otherwise extended 31st December. So 20 अक्टूबर की लास्ट डेट मानी जाती है, राइट? The two judgment, AP High Court in Thirumalakonda Plywood and Patna High Court Govinda Construction, दोनों जजमेंट हमारे अगेंस्ट में है, हमारे अगेंस्ट में है. What happened in AP High Court Thirumalakonda? मार्च 2020 का 3B भरना था, मार्च 2020 का. इस महाशय ने भरना कब तक था? अगर मार्च 2020 है मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920. अगर प्रोविजन हम देखें तो सितंबर 2020 जो 20 अक्टूबर 2020 तक भर देना था, पर इस महाशय ने भरा 27 नवंबर 2020 को, 27 नवंबर 2020 को भरा. अब इसकी क्रेडिट थी अराउंड 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, ज्यादा नहीं थी. डिपार्टमेंट ने बोला तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने ड्यू डेट के बाद भरा है. पिटिशनर बोलता है मिलॉर्ड उस टाइम पे ना कोविड चल रहा था मिलॉर्ड, मार्च 2020 आपको याद आ रहा होगा, हमने एक नया युग देखा था, कोविड चल रहा था. तो इन लोगों ने हमें टाइम दे दिया था कि लेट फीस के साथ भर दो. तो मिलॉर्ड ये मार्च 2020 का रिटर्न मैंने लेट फीस के साथ 27 नवंबर 2020 को भरा है, लेट फीस के साथ. तो अगर मैंने भरा है तो फिर मुझे क्रेडिट मिल जानी चाहिए. सो पिटिशनर ने 3 आर्गुमेंट लिए, 3 आर्गुमेंट. उसने कहा मिलॉर्ड जब मैंने लेट फीस के साथ 3B भरा तो मुझे क्रेडिट मिल जानी चाहिए क्योंकि इनने लेट फीस का प्रोविजन मुझे दिया. सेकंड, it is violative of Article 14, 19(1)(g) and Article 300 capital A. तीनों को वायोलेटिव बता दिया. और तीसरा आर्गुमेंट उसने लिया मिलॉर्ड, अब आपको थोड़ा सा मेरी ध्यान से सुनना पड़ेगा. मिलॉर्ड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जब हम देखते हैं दैट स्टार्ट विद नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, notwithstanding anything contained in this section, notwithstanding anything contained in this section means overriding all other subsection. No registered person shall take credit unless satisfy the condition. तो उसने कहा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में टाइम लिमिट तो है नहीं मिलॉर्ड, और सेक्शन 4 को इसने ओवरराइड कर लिया, तो टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा. आप सबको मेरी बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. नाउ लिसन माय आंसर्स व्हाट एपी हाई कोर्ट हैज सेड. एपी हाई कोर्ट ने क्या कहा? एपी हाई कोर्ट ने पहले पॉइंट पे कहा कि तुमने लेट 3B भरा विथ लेट फीस के साथ,
ये तो गवर्नमेंट ने लेट फीस के साथ तुम्हें अलाउ कर दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम लिमिट उन्होंने एक्सटेंड कर दी. इट विल नॉट एक्सेलरेट टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट, दो यू आर बीइंग परमिटेड टू फाइल 3B विद द लेट फीस. तो अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है कि एमएनएसटी स्कीम इतनी अनाउंस्ड होती है, 3B भरूंगा मुझे क्रेडिट मिल जाएगी, सर नहीं मिलेगी. अगर टाइम लिमिट में आपने क्रेडिट नहीं ली है और 3B नहीं फाइल किया तो ये आपको क्रेडिट नहीं देने वाले. तो पहला पॉइंट आउट, बाहर कर दिया. सेकंड पॉइंट, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 300 कैपिटल ए. उन्होंने कहा भैया ये जो क्रेडिट है ना, इट इज ओनली कंसेशन और बेनिफिट. It is not your right. It is not your right. It is only concession or benefit. It becomes your vested right only when you satisfy the condition on the date to avail credit. मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, but I'm saying those words. कि सिर्फ concession और benefit है. ये आपकी वेस्टेड राइट तभी बनेगी जब आपने अवेल किया, जिस दिन अवेल किया उस दिन कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर दी है, तब आप आर्गुमेंट लीजिएगा ये वाला. अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये आपकी वेस्टेड राइट नहीं है. आपको वो ट्रांजिशनल क्रेडिट याद आ रहा होगा ना, फिल्को ट्रेड सेंटर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. प्री जीएसटी की क्रेडिट जीएसटी में अलाउ की थी. वहां थीम ही ये था कि क्रेडिट आपको मिल चुकी थी प्री जीएसटी में, उसको आपने ट्रांजिशन ही तो किया था. डिपार्टमेंट उस ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए कंडीशन लगाया जा रहा था बार बार कि ऐसा कर, इस टाइम में डाल, ऐसा कर, ये डेट होगी, ये रूल होगा, रूल 117. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद करो. यह वेस्टेड राइट है, क्योंकि जब क्रेडिट उसने अवेल कर ली थी तो कंडीशन वहां के सेटिस्फाई कर दिए थे. अब तो ये ट्रांजिशन हो रही है प्री जीएसटी टू जीएसटी. अब तुम कंडीशन नहीं लगा सकते, प्रोसीजर में कंडीशन की बात नहीं हो सकती. तभी फिल्को ट्रेड सेंटर में हम सबको बेनिफिट मिली थी. यानी क्रेडिट इज ओनली कंसेशन और बेनिफिट अनलेस सेटिस्फाई द कंडीशन. सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. थर्ड, वो नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज वर्सेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, कोर्ट ने कहा ये दोनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डाले गए हैं. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है वो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट हो रहा है कि सबसेक्शन 1 बोलता था कि रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट मिल जाएंगे. सबसेक्शन 2 बोलता है कि नहीं मिलेंगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए. तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के लिए है और सबसेक्शन 4 तो अलग कॉन्टेक्स्ट में है. यानी इन्हें कॉन्टेक्स्ट को अलग कर दिया, और कॉन्टेक्स्ट को अलग कर दिया तो उन्होंने कहा अब ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को ओवरराइड नहीं करता. आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ गई. प्लीज आप लोग कह दीजिए यू फर्स्ट से आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई तो यस कर दीजिए. हाँ समझ में आ गई आपको. आगे क्या है मैं बताऊंगा आपको. आपको बस यस करना है. तो आपको इतनी बात समझ में आई. अब मैं आपको वे फॉरवर्ड बताना चाहता हूं. आगे हमें क्या लगता है इसका क्या हश्र होने वाला है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का. आस्था इंटरप्राइजेस मेरे अगेंस्ट में है, गोविंदा कंस्ट्रक्शन मेरे अगेंस्ट में है. क्या हो सकता है? आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट ले रहा हूं मैं, पहला आर्गुमेंट, एंड विच इज माय मेन आर्गुमेंट. आर्गुमेंट नंबर 1, आपको याद है गुजरात हाई कोर्ट का आप एंड एसोसिएट के केस में एक जजमेंट आया था कि 3B इज नॉट ए रिटर्न अंडर सेक्शन 39. से यस और नो आपको बताना पड़ेगा चैट बॉक्स में. सर हमको मालूम है कि एक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया था 3B इज नॉट ए रिटर्न अंडर सेक्शन 39. तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के रेफरेंस में उन्होंने कहा जब ये 3B 39 में रिटर्न है ही नहीं है तो दोनों डेट में जब हमको चेक करना है
अब ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 रहा ही नहीं 3B, तो डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न मेरी डेट हो जाएगी टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट। एम आई राइट? एम आई राइट? आप एंड एसोसिएट्स, एम आई राइट? हो जाएगी। अब ध्यान रखना, ये मेरे फेवर में था। गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है? इस गवर्नमेंट को मैंने स्टार्ट ही किया था सांप सीढ़ी का खेल। गवर्नमेंट चाहती है कि हमको क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। इनने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से रूल 61 सब रूल 5 रूल 61 सब रूल 5 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 3B को 39 का रिटर्न बना दिया। 3B को 39 का रिटर्न बना दिया विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, जुलाई 1, 2017 से बाय वे ऑफ रूल बना दिया। यहां तक आपको मैंने बात समझा दी। अब जब गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट डिपार्टमेंट ने SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रिलाई किया, भारती एयरटेल का जजमेंट रिलाई किया उन्होंने, भारती एयरटेल जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है, और उन्होंने कहा 3B अंडर सेक्शन 39 रिटर्न उन्होंने कर लिया, मान लिया। बट मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अब मैं जाने वाला हूं, जो मैं सुप्रीम कोर्ट में कहने वाला हूं, मिलॉट, भारती एयरटेल कैन नॉट बी रेशियो डेसिडेंडी। भारती एयरटेल में यह नहीं था कि 3B 39 का रिटर्न है या नहीं है। भारती एयरटेल में था 3B में रिवाइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। पहले आप लोग मुझे हाँ ना करते रहिए। भारती एयरटेल में यह था मैं 3B रिवाइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। 39 का 3B रिटर्न है, यह क्वेश्चन उठा ही नहीं था। प्लीज, ये क्वेश्चन था ही नहीं उसके अंदर। सो भारती एयरटेल में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 3B being returned under section 39 तो डिस्कशन कभी हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो आपने भारती एयरटेल को रिलाई करके आप एंड एसोसिएट्स का जजमेंट ही आउटलाइन बाहर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपने भारती एयरटेल को रिलाई करते हुए आप एंड एसोसिएट को उड़ा दिया। टू दिस एक्सटेंड रिव्यू पिटीशन फाइल होना था, नहीं गया। पर यह पॉइंट वैलिड है कि भारती एयरटेल में यह डिस्कशन कभी नहीं हुआ कि 3B इज रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अगर ये वाली बात हो जाए कि ये मेरी सब्सटेंसिव राइट को विड्रॉ करता है, तो आप कोई भी चीज रिट्रोस्पेक्टिव डेट से जब लेके आएंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो एप्लीकेबल, आप कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मेरी सब्सटेंसिव राइट को नहीं ले सकता। तो अगर 3B 39 में रिटर्न नहीं है टिल 9 अक्टूबर 2019, तो डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए। 17-18 की, 18-19 की। सो 17-18 की लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2020, 18-19 की थी 31 मार्च 2021। तो मुझे मिलनी चाहिए। मुझे ये आर्गुमेंट रखने पड़ेंगे कोर्ट के सामने, बताना पड़ेगा कि जो आप एंड एसोसिएट का जजमेंट था, उसमें जो जजमेंट आई थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में थी और क्यों गलत है मिलॉट, और ये मेरी सब्सटेंसिव राइट को टेक अवे कर ले रहा है। और एक और चीज मुझे कोर्ट को आउटलाइन करके देनी चाहिए मिलॉट। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सेक्शन 73 की टाइम लिमिट फॉर पासिंग द ऑर्डर, 73 नॉन फ्रॉड केस, याद है ना सबको? भर भर के नोटिस आए हैं। 73 की 31 दिसंबर 2023, 18-19 की होगी 31 मार्च 2024, और 19-20 की होगी 30 जून 2024, और 3 महीने पहले आपके पास नोटिस आनी चाहिए। इन्हें 73 नॉन फ्रॉड केस का टाइम लिमिट बढ़ा दिया, जबकि उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई जो टाइम लिमिट आप बढ़ा रहे हैं, क्या कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन थी? नॉन फ्रॉड केस का टाइम लिमिट आप बढ़ा रहे हो फॉर सो कॉज नोटिस।
टेकिंग क्लू फ्रॉम 168, हमें कोर्ट को बताना पड़ेगा टू दैट एक्सटेंट जो थीम है, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इज बीइंग मिसहैंडल्ड बाय द लेजिस्लेटर, बाय द एग्जीक्यूटर। हमें बताना पड़ेगा कि ये आप लोगों ने गलती करी है। आप अपने लिए कोई भी चीज फटाफट, ये टैक्स पेयर जो टैक्स इकोनॉमी का एक बेस है, आप इसकी गला दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर 17-18 अपने लिए टाइम ले लेते हो, अरे यार 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए इसको भी एक बार लिबरलाइज कर देते। आई होप, डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? पहले आप लोग मेरी बात कहिए, क्या है, नहीं है, क्या है, कैसे है? हाँ, मैटर ऑफ डिबेट है। अब आपके पास कई स्कूल होंगे, कोई बंदा इस तरह से इंटरप्रिटेशन करेगा, कोई दूसरी तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट पार्ट। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। यू हैव ऑल राइट टू एग्री टू डिसएग्री विद मी, यू हैव ऑल राइट, and we are having our own interpretation. So to that extent, I believe, and there are a number of other points can be clubbed when we are discussing time limit. Section 16, subsection 4. ये मेरा section 16, subsection 4 के ऊपर समरी थी। एक लास्ट पार्ट, अगर आप लोग तैयार हैं, अगर तैयार हैं तो 5 मिनट और लगेंगे। अगर आप दें तो एक टॉपिक और करके खत्म करूंगा फिर मैं। अगर if you all are ready for 5 minutes. Yes. Sir, everyone is ready to till the time you are delivering the session. Yes, sir. 5 मिनट Comfortable. Exactly, sir. ओनली 5 मिनट, नॉट, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। हमें भी रात, सबकी रात है, तो हमें ध्यान से करना है। पूरी रात तैयार है अब तो फिर ठीक है। फिर तो यहाँ आजा, घर पे आजा मेरे, मालूम है पीछे से कितनी पिटाई पड़ने वाली है मेरी। आजा घर पे आजा, पूरी पूरी रात लगे रहो। जागरण करना है इनको। फिर कभी जागरण करेंगे, बोले 5 मिनट के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए। अब टाइम लिमिट की बात कर रहा हूं ना, तो इसलिए वो कनेक्टेड टॉपिक है, तो टाइम लिमिट आधा अधूरा रह जाता है, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं। अब मैंने आपको कंडीशन सारी बता दी। अब एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं आपके लिए। मान लीजिए मैं आपका मंथली सप्लायर हूं, मंथली सप्लायर। 22-23 का मैं अपना GSTR 1 भरता हूं, और any rectification of any omission or error, rectification of any omission or error, मुझे टाइम लिमिट दे दिया गया है 30 नवंबर तक का। 30 नवंबर तक का टाइम लिमिट दे दिया गया है। अगर मैंने B2B B2C दिखा दिया, GST गलत कर दिया, तो मैं अपने GSTR 1 को रेक्टिफाई कर सकता हूं, अमेंड कर सकता हूं 30 नवंबर तक। पर क्या ये सही इंटरप्रिटेशन है? दैट इज द पॉइंट। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके फिर देन डिस्कस करता हूं। मान लीजिए जो मंथली फाइलर है, आप बायर हैं, आप रिसिपिएंट हैं, मैं आपका मंथली सप्लायर हूं। अक्टूबर का मैंने 11 नवंबर को भरा होगा, जो 14 नवंबर को आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गया होगा। अगर मैं QRMP हूं तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में मैं 50 लाख तक की B2B इनवॉइस अपलोड कर सकता हूं, तो वो 13 नवंबर तक कर सकता हूं, जो 14 नवंबर के 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी आपके। से यस, यहां तक बात आपकी समझ में आ रही है? से यस, यस यस करते चलिए, तो थोड़ा मुझे लगेगा आप मेरी बात समझ गए। अब मान लीजिए मंथली सप्लायर 11 नवंबर को 1 नहीं भरे, 12 नवंबर को भरे, तो क्या वो 2B जो ऑटो पॉपुलेट हुआ 14 नवंबर को, वो आएगा? यस और नो, आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए सप्लायर ने अक्टूबर का 1 12 नवंबर को भरा, जो आपके 2B में नहीं आया, आप उसकी क्रेडिट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 30 नवंबर तक मिल जाएगी आपको। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सर 2B से मैच करना पड़ेगा, दैट इज द कंडीशन।
वरना ये डिस्प्यूट अब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। अवेल कर लीजिए। एक कोई है सीएमए अश्विनी कुमार, उनने लिखा सर अवेल करके रिवर्सल करना। सो ही हैज गिवन गुड थॉट। उसने कहा अवेल कर लो और फिर रिवर्सल मार दो और अगले मंथ में रिक्लेम कर लो। आपको सबको समझ में आ रहा है? सी यस और नो? He has given very good suggestion. He has given very good suggestion. So अश्विनी कुमार का वीडियो जरूर मैं देखना चाहूंगा। सीएमए अश्विनी कुमार कौन है? अगर उनका वीडियो ऑन हो सकता है तो he can definitely yeah. So just spotlighted his video. अश्विनी जी थैंक यू वेरी मच। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अश्विनी जी अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, गुड इवनिंग सर। आपने अच्छा सजेशन दिया तो मैंने अप्रिसिएशन भी की और आपको हाईलाइट भी करवाया अपने साथ कि इतने पार्टिसिपेंट्स में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस को भी डालना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है। हम कैसे किसी चीज को कर सकते हैं, दैट इज द टास्क ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स। अब एक चीज और पूछूं, अब जब आप आई गए हैं तो आपसे पूछ लेता हूं, आपके जरिए सबसे पूछ लेता हूं। अब मान लीजिए मैंने जीएसटी नंबर गलत डाल दिया था, राइट? मुझे अक्टूबर का 11 नवंबर तक भरना है, मैंने रेक्टिफाई नहीं किया। अब मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूं नवंबर के 1 में, जो 2B में नहीं आ रहा। इस क्रेडिट का क्या करोगे? सप्लायर की गलती थी। आप लोग सब समझ गए ना पार्टिसिपेंट्स? आप सब समझ गए? सप्लायर की गलती थी। B2B B2C दिखा दिया, जीएसटी गलत डाल दिया उसने। रेक्टिफिकेशन का टाइम 30 नवंबर तक है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज वेरी क्रिटिकल मंथ। अब R1 तो चला गया है आपका, क्योंकि हम आज 16 नवंबर को कर रहे हैं। पहले कर रहे होते तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता। आशीष माहेश्वरी विप्रो लिमिटेड आर्गुमेंट नहीं ले सकते अब आप, क्योंकि 2B अब सेक्रोसेंट है। के टाइम पे 2B नहीं था। अब आपको ये समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको फूड फॉर थॉट दे दिया। सो ठीक है, अब आप मुझे मेन लाइफ में ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू। ओके, सो मैंने अपनी तरफ से जो बड़े बड़े पॉइंट थे, अब मुझे नहीं मालूम एडवांस थे या बेसिक थे, बट मैंने बेसिक एडवांस का मिक्सचर करके, लीगल जूरिस्प्रूडेंस को ऐड करके, कई जजमेंट को ऐड करके चीजों को आपके सामने प्रैक्टिकली डिलीवर करने की कोशिश की। इट्स 10 o'clock now, so I will say that first of all, from core of my heart, I really thank each one of you